नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय। हम लोग बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी 5 ईयर्स कोर्स के, एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स के आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के। एलएलबी 3 ईयर्स में सेकेंड ईयर के पहले दो पेपर्स की हमने बात करी है पुराने वीडियोज़ में, कॉमर्शियल लॉ के पेपर की, और दूसरा आपका लेबर लॉज का जो पेपर था उसकी बात करी है। तीसरा जो आपका पेपर है कंपनी लॉ का है, कंपनी विधि का, कंपनी अधिनियम का। और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे आज कंपनी लॉ के उन 10 या बड़े टॉपिक्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आप जहाँ से आपको सवाल पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद है, संभावना है। जो सिलेबस है आपका उसमें पहली यूनिट आपकी कॉर्पोरेट जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है कि कैसे कंपनी का निर्माण होता है, कैसे कंपनी कुछ लोगों के बजाय कुछ दिनों के बाद उनका जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो कैसे कुछ लोगों के बजाय वो एक कंपनी बन जाती है, क्या आवश्यक दस्तावेज होता है, मेमोरेंडम ऑफ जो आपका जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो आपके दो ये महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं किसी भी कंपनी के बनने के लिए। और जो एक सिद्धांत है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील का, कि ये चेक करने के लिए कि कंपनी के पीछे जो लोग हैं और जो कंपनी के पर्दे के पीछे जो लोग हैं और जो कंपनी के बाहर जो लोग दिखते हैं, अपेरेंट दिखते हैं, उनमें अगर कुछ हेर फेर है, अगर कुछ ऐसी संभावना है कि जहाँ पर भ्रष्टाचार होने का या मिसकंडक्ट होने का या कुछ डिसऑनेस्टी होने का कारण है, वहाँ पर कैसे उस व्हील को हटा करके, उस आवरण को हटा करके ये देखने का प्रयास किया जाता है कि कंपनी के पीछे वास्तव में कौन लोग हैं। कंपनी के प्रमोशन को लेकर के आपका पहले यूनिट में टॉपिक है, कंपनी के प्रकार को लेकर के आपका टॉपिक है, और प्रॉस्पेक्टस को लेकर के, प्रॉस्पेक्टस जिसकी हिंदी विवरणिका, एक ऐसा दस्तावेज जहाँ से कंपनी के विषय में एक नया व्यक्ति जो उसका शेयर खरीदना चाहता है या कंपनी का हिस्सा बनना चाहता है, वो कैसे किस दस्तावेज को देख करके कंपनी से बातचीत शुरू करता है, प्रॉस्पेक्टस से। दूसरी जो आपकी यूनिट है वो है कॉर्पोरेट फिनांस और डेट मैनेजमेंट को लेकर के है। शेयर का नेचर क्या है, शेयर इशू कैसे होता है, शेयर टाइप्स, शेयर के कितने प्रकार हैं, अंशों के प्रकार कितने हैं, अंश का अलॉटमेंट कैसे होता है, शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, रिडक्शन कैसे होती है शेयर कैपिटल की, डिविडेंड को लेकर के है, कंपनी के बोरिंग पावर्स को लेकर के है, और अनऑथराइज्ड बोरिंग क्या है उसको लेकर के है, डिबेंचर ऋण पत्र को लेकर के है। ये आपके सेकेंड यूनिट की बात है। तीसरी यूनिट जो आपकी है वो है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की, जिसमें मीटिंग के बारे में, डायरेक्टर के बारे में, और मेजॉरिटी रूल को लेकर के है। मेजॉरिटी रूल पर एक बड़ा मशहूर केस है फॉस वर्सेस हर्बॉटल का, और कैसे माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट से कैसे बचा जाएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर आप बहुत सुनते होंगे, सीएसआर के बारे में है। और चौथी यूनिट वाइंडिंग अप को लेकर के है, ट्राइब्यूनल्स को लेकर के है, कंपनी का जो कंपनी के मसलों को सुनने के लिए जो ट्राइब्यूनल्स हैं, एनसीएलटी और एनसीएलएटी, एनक्लैड, उसके एक डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन पावर को लेकर के। तो एक कंपनी के बनने से लेकर के कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर के, कंपनी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेजों को लेकर के, कंपनी के लिए आवश्यक जो योग्यताएं होनी चाहिए उसको लेकर के, कंपनी के जो भी धन का प्रबंध है उसको लेकर के, और कैसे कंपनी में जो एक माइनॉरिटी में लोग हैं या जो एक मेजॉरिटी में लोग हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठा करके काम अपना कर सकें, उसको लेकर के। और फिर बाद में कंपनी की मीटिंग डायरेक्टर से होते हुए वाइंडिंग अप तक आपको चीज़ें पढ़नी है। और किसी भी विवाद की स्थिति में जो ट्राइब्यूनल्स हैं, एनसीएलटी और एनक्लैड, उसके उसकी भूमिका, उसके रोल, उसके पावर, उसकी फंक्शंस को लेकर के आपसे सवाल पूछे जाते रहे। अब हम अगर बात करें सिलेबस के बाद आपके लिए जो 10 बड़े टॉपिक्स हैं, 10 आपके लिए जो जरूरी सवाल हो सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को लेकर के है कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति जो अभी व्यक्ति हैं लेकिन उन्होंने एक आइडिया कंसीव किया, कुछ पूंजी लगाई, एक जगह पर अपना ऑफिस इस्टेब्लिश किया, वहाँ से अब वो कुछ काम करना शुरू कर रहे हैं कंपनी के रूप में, तो कैसे वो कुछ लोगों से, और वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, वो किसी ABC XYZ कंपनी का, लिमिटेड कंपनी का जो एक नाम आता है, तो कैसे वो जो फिक्सन है, वो जो कैसे पर्सनालिटी कैसे वो बनती है। तो सबसे पहला आपके लिए जो जरूरी सवाल है वो यहाँ से बनता है कि कैसे एक कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, निगमित व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है, इसका नेचर क्या है, और इसके लाभ क्या हैं, या इसके बोले तो गुण दोष क्या हैं। और जब आप ये निगमित व्यक्तित्व वाली बात, जब कॉर्पोरेट पर्सनालिटी वाली बात पढ़ते हैं, इनकॉर्पोरेशन की बात पढ़ते हैं कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, तो वहाँ पर आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो प्रिंसिपल है लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील का,
कि न्यायालय किस स्थिति में वो जो आवरण पड़ा हुआ है कॉरपोरेट पर्सनालिटी का उसको हटा करके उसके पीछे जो नेचुरल जो नेचुरल पर्सन है, जो नेचुरल पर्सनालिटी है, उसको कैसे चेक कर सकती है, किन स्थिति में से चेक कर सकती है न्यायालय के द्वारा, वो किस स्थिति में। जैसे एक सवाल है 2021 का एक सवाल है कि उन आधारों की सुसंगत वाद विनिश्चयों के साथ आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए जिनमें न्यायालय ने नैगमिक आवरण हटाया है। कि वो कौन से ऐसे मामले हैं जहां पर न्यायालय को, कोर्ट ऑफ लॉ को, जो कॉर्पोरेट व्हील पड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट का जो आवरण पड़ा हुआ है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का आवरण पड़ा हुआ है, उसको हटा करके वो न्यायालय उसमें इंटरफेयर कर सकता है। तो ये सवाल है। अगला जो सवाल आपका है वो प्रॉस्पेक्टस को लेकर के सवाल पूछा गया है कि प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस के प्रकार क्या होते हैं। रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को लेकर के कई बार सवाल पूछा गया है। और प्रॉस्पेक्टस में अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन है, जैसे एक सवाल है कि विवरणिका में मिथ्या व्यपदेशन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। अगर प्रॉस्पेक्टस में कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है तो उसके लिए कंपनी एक्ट तो 2013 में, कंपनी अधिनियम 2013 में क्या उपाय किए गए हैं, क्या उसके उपचार हैं। उसके बाद दो जो दस्तावेज आपके लिए बहुत जरूरी है, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ते हैं तो उसकी सारे क्लॉजेस पढ़ने के साथ साथ कुछ वहाँ पर प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी हैं। इंडोर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, अल्ट्रा वायरस का प्रिंसिपल है। अल्ट्रा वायरस का मतलब ये है कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं, उससे अधिक वाह्यातीत, उससे अधिक अपनी क्षमता में जाकर के काम नहीं करना है, पहली चीज़ है। और इंडोर मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो भी कंपनी के अंदर के मसले हैं, कॉर्पोरेट फिक्सन बनने के बाद, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी बनने के बाद जो अंदर के मसले इंडोर मैनेजमेंट को लेकर के, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, ये तीनों दस्तावेज आपके लिए, आपके सवालों के लिहाज से बहुत जरूरी है। इनको पढ़ लीजिएगा और वो दोनों प्रिंसिपल्स भी पढ़ लीजिएगा। कभी कभी ए बी करके या कभी कभी छोटे टिप्पणी करने के लिए उन पर सवाल आते रहा है। शेयर को लेकर के खूब सवाल आते रहे हैं। शेयर का मतलब क्या है, शेयर को जारी कैसे करते हैं, शेयर के ट्रांसफर को लेकर के सवाल आता रहा है। और शेयर कैपिटल के विषय में भी सवाल आता रहा है कि शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, और शेयर कैपिटल का रिडक्शन, शेयर कैपिटल को अगर घटाने की स्थिति बन रही है तो उसको कैसे हटाएंगे। सवाल आते रहे, अंश क्या है, अंश के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। अधिमानी अंश को लेकर के सवाल पूछा गया है। एक प्रकार का शेयर दूसरे प्रकार के शेयर में क्या ट्रांसफर हो सकता है, क्या कन्वर्ट हो सकता है, इस प्रकार के सवाल खूब पूछे गए हैं। तो वो सवाल आपके लिए जरूरी है। उसके बाद डिविडेंड को लेकर के सवाल पूछा गया है कि डिविडेंड का मतलब क्या है, और डिविडेंड के जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो व्यवस्था है, जो वितरण की व्यवस्था है, लाभांशों के जो वितरण की व्यवस्था है, उसको लेकर के सवाल पूछा गया है कि लाभांश क्या है, लाभांश जारी करने के जो नियम है, प्रक्रिया है, क्या है, कि जो डिविडेंड है वो किस स्थिति में बांटा जाएगा, क्या लाभ की स्थिति ना होने के बावजूद भी डिविडेंड बढ़ सकता है, इस प्रकार को लेकर के सवाल आता रहा है। ऋण पत्र यानी डिबेंचर को लेकर के चूंकि पिछले वर्ष ही सवाल आया है, तो मुझे लगता है कि अगर वो आने की उम्मीद बहुत कम है, और अगर आएगा भी तो मुझे लगता है किसी चीज़ के साथ जुड़ करके आएगा। डायरेक्टर को लेकर के, मीटिंग को लेकर के लगातार सवाल आते रहे हैं। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, क्या कंपनी का ही कोई मेंबर, क्या कंपनी का कोई बड़ा अधिकारी डायरेक्टर हो सकता है, उसकी भूमिका, कार्य शक्ति, उसके सब के बारे में सवाल आते रहे हैं। मीटिंग को लेकर के सवाल हमेशा पूछा गया है, तो मीटिंग आपके लिए बहुत जरूरी है कि मीटिंग का मतलब क्या होता है, मीटिंग कब बुलाई जानी जरूरी होती है, एजीएम का मतलब क्या होता है, और एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या होता है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कब बुलाई जा सकती है, मीटिंग के लिए कोरम क्या होना चाहिए, गणपूर्ति जिसको बोलते हैं। तो मीटिंग को आप पूरा पढ़ करके आइएगा, क्योंकि मीटिंग आपके लिए बहुत जरूरी चीज़ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के सवाल कभी कभी पूछा गया है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत किन किन कंपनियों का, जैसे उसमें एक तय किया गया है, दायरा तय किया गया है कि अगर इतने से इतने का टर्नओवर इसके बीच में टर्नओवर है तो ही उस दायरे में आते हैं आप, तो ही आपको सीएसआर के अंतर्गत एक परसेंटेज तय किया गया है कि इतना % आपको सीएसआर फंड में डालना होगा। और वो जो आपने देखे होंगे स्कूल में पंखे लगे रहते हैं, कहीं पर वाटर कूलर लगा रहता है, वहाँ पर उस पर कंपनी का नाम लिखा होता है या किसी फर्म का नाम लिखा होता है। तो वो सीएसआर की चीज़ है कि कैसे आपका जो दायित्व है समाज के प्रति भी किया गया है, कि आप जब समाज के संसाधनों से ढेर सारा लाभ कमा रहे हैं तो कैसे आप समाज के लिए कुछ करें। उसके बाद मीटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जरूरी है, डायरेक्टर जरूरी है। मेजॉरिटी रूल को लेकर के सवाल पूछा गया है। मेजॉरिटी रूल के सवाल का या कंसेप्ट का मतलब अगर संक्षिप्त में कहें
तो कंपनी के सारे निर्णय के विषय में कहा गया कि कंपनी के सारे निर्णय बहुमत से किए जाएंगे, सारे फैसले, सारे काम बहुमत से किए जाएंगे। लेकिन उस स्थिति में कुछ लोग तो अल्पमत में होंगे, तो उस अल्पमत में जो लोग हैं उनके अधिकारों का ऑपरेशन ना हो जाए, उनके अधिकारों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसके लिए कंपनी एक्ट में क्या व्यवस्था की गई है। और वो मैंने केस बताया फॉस वर्सेस हर्बॉटल का, उसी केस पर आधारित है वो। तो उस केस को भी पढ़िएगा, और अगर उस पर कोई नया लीडिंग जजमेंट हो तो उसको भी पढ़ करके आइएगा। उसके बाद जो चौथी यूनिट है वहाँ से आपके लिए वाइंडिंग अप बहुत ज़रूरी है कि वाइंडिंग अप का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूनल के द्वारा वाइंडिंग अप कब होता है, कब आपका जबरन नहीं बोलेंगे, कब आपका एक तरीके से कहें तो बाई कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ का मतलब कि न्यायालय के दखल से, ट्रिब्यूनल के दखल से कब वाइंड अप हो जाएगा। और NCLT NCLAT को लेकर के सवाल हमेशा, एक सवाल आपसे पूछा गया है कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका गठन क्या होगा, उनके पास पावर और फंक्शन क्या क्या होंगे, शक्ति क्या क्या होगी। पिछले बार जो NCLT को लेकर के सवाल पूछा गया था, तो प्रयास करिए कि आप इस बार NCLT को पढ़ करके कायदे से आइए, उसके शक्तियों को पढ़ करके आइए, उसके गठन के विषय में पढ़ करके आइए। ऑफिशियल लिक्विडेटर को लेकर के सवाल पिछली बार आया था, और वाइंडिंग अप को लेकर के भी सवाल आया था, तो वहाँ से सवाल आने की उम्मीद थोड़ी सी कम है। लेकिन आप प्रयास करिएगा कि मीटिंग डायरेक्टर शेयर इनकॉर्पोरेशन, और जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, प्रॉस्पेक्टस, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और वो पहला सवाल जो इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील को जोड़ करके अगर पढ़ेंगे, और शेयर के बारे में जब आप पढ़ रहे हैं तो शेयर के साथ शेयर कैपिटल को लेकर के, शेयर की इशू करने को लेकर के, और इसके अलावा अगर कहें तो डिविडेंड और डिवेंचर आपके लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं, उसको पढ़ करके आइएगा। प्रयास करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शंस लिखने का, और प्रयास ये भी करिए कि आप कुछ नए केस लॉज लिख सकें, क्योंकि 1956 वाला जो एक्ट था उसके बाद 2013 में जब नया वाला एक्ट आया तो उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन होने के साथ साथ न्यायालय का जो दखल है, न्यायालय के पास शक्तियाँ हैं, वो अब थोड़ी बढ़ गई हैं, तो ढेर सारे डिसीजन अब आने लगे हैं। पहले 2013 के एक्ट में जब आप इनकॉर्पोरेशन पढ़ते थे तो सॉलमन वर्सेस सॉलमन का बहुत पुराना केस है। अभी हाल में बहुत सारे ऐसे केस आए हैं जिसमें कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को कायदे से समझाया गया है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन को कायदे से समझाया गया है। तो प्रयास करिए कि अपने सवाल को, अपने जवाब को ढेर सारे इलस्ट्रेशंस के साथ, ढेर सारे केस लॉस के साथ लिखें। कंपनी के जब आप इनकॉर्पोरेशन को पढ़ते हैं और तो कंपनी के प्रकार में कभी कभी OBC पर 1% कंपनी पर टिप्पणी करने के लिए आया है, या सब्सिडियरी कंपनी पर छोटी टिप्पणी में आया है, और शेयर में बोनस शेयर को लेकर के, स्वीट शेयर को लेकर के, इन सब प्रकार के छोटे छोटे कभी कभी टिप्पणी करने को आया है। कंपनी के फीचर्स में कभी कभी परपिचुअल सक्सेशन को लेकर के पूछा गया है कि शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके सामने शाश्वत उत्तराधिकार का सवाल या कहीं पर कुछ आपको दिखता है तो वो कोई फैमिली लॉ का या पर्सनल लॉ की बात नहीं हो रही है। वो शाश्वत उत्तराधिकार का मतलब परपिचुअल सक्सेशन से है, और वो कंपनी के फीचर्स से है। एक दो केस को लेकर के सवाल पूछा गया है, जैसे एसबरी रेलवे कैरियर्स एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिचे 1875 का केस है। तो इस केस को देख लीजिएगा कि ये किस टॉपिक पर है, और जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक को भी पढ़ करके आइएगा। कोल्टा वेंकट स्वामी बनाम चिंतारामा मूर्ति को लेकर के एक सवाल आया है, तो आप प्रयास करिएगा कि कोल्टा वेंकट स्वामी वाला केस जो है वो भी पढ़ लीजिएगा। बहुत पहले 2018 में एक जहाँ पे डिविडेंड को लेकर के एक न्यूमेरिकल किस्म का सवाल आया है। तो अगर आप डिविडेंड जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर प्रयास करिएगा कि इलस्ट्रेशन के साथ अगर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे वहाँ पर परसेंटेज में अगर डिविडेंड डिसाइड हुआ है, तो आप उस फॉर्मूले को, अगर आप डिविडेंड का सवाल करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि अपने सेमेस्टर एग्जाम में आप डिविडेंड का सवाल ऑप्ट करें, तो आप वहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल के आने की उम्मीद भी करके आइएगा। इसके अलावा बस इतना ठीक है। एक दो केस और है। डैमलर वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी लिमिटेड का केस है। ली वर्सेस ली फार्मिंग कंपनी लिमिटेड का केस है। सलमन वर्सेस सलमन मैंने बताया। तो वो सारे केस हैं जो कि आपके सिलेबस में बहुतायत पूछे भी गए हैं, तो उन सारे केस लॉस को भी देख करके आइएगा। तो ये आपका पेपर ढंग का हो जाएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका अगला पेपर है CPC या CRPC कुछ होगा, उसको लेकर के, उस वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।